अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का क्लास 9 मैथ्स पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब बारी आ गई है आपके क्लास 9 केमिस्ट्री की और इसलिए आज फेडरल का मार्जिन आपके लिए लाया है क्लास 9 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। आज ये हम पूरा डिटेल में A to Z सॉल्व करने वाले हैं पूरा का पूरा, ताकि आप लोग है ना केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। हमने क्लास 9 मैथ के पेपर के लिए आप लोग के लिए पूरा वन शॉट गेस्ट पेपर निकाला था। 6 घंटे का पूरा लाइव चला था, जिसमें हमने पूरी बुक की रिवीजन की थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पेपर में आने वाले थे। ये हमने ना 6.5 घंटे बैठ के नहीं पूरा सॉल्व किया था और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा लाइव हमारा। अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास 9 केमिस्ट्री के लिए भी ये पूरा 6 घंटे 8 घंटे का वन शॉट लेक्चर निकालें, जिसमें हम पूरी किताब की रिवीजन करें और गेस्ट पेपर डिस्कस करें और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले तो, और ये वाली जो वीडियो है आप इसको लाइक करेंगे। आप ये जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता तो चले कि आप हमारी वीडियो असल में देखते भी हैं क्या। हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ सीरियस बच्चे हमारी वीडियोस देखें और वो पढ़ें। तो ये जाके आप है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में कमेंट भी जाके करें। ये जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता तो चले कि असल में बच्चे हमारी वीडियोस देख भी रहे हैं या फिर ये कोई यहूदी साजिश है। हम सिर्फ ये सीरियस बच्चों के लिए निकालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मेहनत करें, भाई 6 घंटे 6.5 घंटे बैठ के क्लास 9 मैथ पढ़ाया था पूरा और गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं, इतनी की थी हमने और इससे जाके हमारे गेस्ट पेपर भी काफी लगा है, ताकि हमें ये तो पता चले कि असल में आप लोग सीरियस भी हैं या नहीं। हम इतनी मेहनत करें आप लोग के लिए, 8-10 घंटे की वीडियो निकालें, हम सिर्फ तभी निकालेंगे जब आप सीरियस होंगे पढ़ने के लिए। तो जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें, सर गेस्ट पेपर निकालें, सर रिविजन पूरा फुल बुक रिविजन करें, ठीक है, हमें पता चले कि आप सीरियस हो। और अभी सीरियस होने का टाइम है, हम सिर्फ सीरियस बच्चों को पढ़ाते हैं और आपको सीरियस होना पड़ेगा। अभी वैसे भी बस कम दिन बच्चे हैं, लेकिन हम इसलिए तो आपके लिए बैठे हुए हैं कि यार आपकी है ना पूरी A to Z तैयारी करा ले और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको बता दें। सो जाके कमेंट करें कि सर पहले हम क्या रिवीजन कराएं पूरा फुल बुक या फिर गेस्ट पेपर निकालें। साथ में कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट होगा यहाँ पे फ्री नोट्स की लिंक, ये गूगल ड्राइव की लिंक खोलें, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है। जब आप जाएंगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं हमारे लास्ट ईयर 300 बच्चे थे जिनके 90% मार्क्स आए थे, 90% से ज्यादा मार्क्स। ये उन बच्चों के नोट्स हैं, हमने सारे उनके नोट्स लेके हमने कंपाइल कर लिया, हमने कहा हम आपको फ्री में दे देते हैं। तो जाएं यहाँ से, 300 बच्चे जो हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आए थे उनके जाके है ना आप नोट्स देखें और अपने है ना एग्जाम के जो आखिरी हफ्ता बचा है अपनी है ना अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। यहाँ पे ये फोल्डर पड़ा हुआ है टॉपर नोट्स, ये दबा दे इसको और यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स सबके पड़े हुए हैं और साथ में यहाँ पे गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं। हमारा गेस्ट पेपर मजाक नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे हमारा गेस्ट पेपर ग्रैंड टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे, ये हमने प्रैक्टिस कराई थी बच्चों को। ये सवाल देखो एमसीक्यू और ये देखो बोर्ड में दो एमसीक्यूज देखो डिट्टो सेम आए हैं। फिर आप देखो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 देखो और यहाँ पे ये 2 देखो लास्ट ईयर के पेपर से। फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2। तो हमारे गेस्ट पेपर्स मजाक नहीं है। अभी जो हमारा क्लास 10 फिजिक्स और क्लास 9 मैथ्स का जो पेपर हुआ था उसमें से हमारा 70 से 80% पेपर लगा है हमारे गेस्ट पेपर से। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास 10 के फिजिक्स का। 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमारे लगे हैं गेस्ट पेपर से। ये यहाँ पे हमने प्रूफ भी भेजा है इसका, ये देख लो यहाँ पे, ये सारे वो सवाल है जो गेस्ट पेपर में थे और ये पेपर में ही आए हैं। कितने? 30 से ज्यादा मार्क्स। तो हमारा 80% पेपर पूरा लगा है और ये भी मैंने आपको सवाल एग्जैक्ट थोड़े से दिखा दिए। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक चैप्टर का दिखाया, चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अभी ऐसे सारे चैप्टर्स के लगते हैं हमारे सवाल। तो हमारे गेस्ट पेपर मजाक नहीं है। यहाँ पे हमने डाल दिए हैं सिर्फ 2 गेस्ट पेपर्स, ठीक है, होते हमारे 4 गेस्ट पेपर, हमने सिर्फ यहाँ पे डाले हुए हैं 2। तो यहाँ से जाके आप वो गेस्ट पेपर ही देख ले ताकि आपके आखिर हफ्ते में है ना अच्छी से तैयारी हो जाए। मॉडल पेपर भी डाल दिया है और नोट्स भी यहाँ पे डाल दिए, पूरी आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए सारी चीजें डाल दी हैं हमने। लेकिन साथ में अगर आप उन बच्चों की तरह 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारी बैच यहाँ पे खुली हुई है। हम लोग बैच में क्या कराते हैं भाई, पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स, टॉपर कॉपीज। भाई जो बच्चे जिनके 90% मार्क्स ज्यादा आए थे, जिन्होंने टॉप मारा था लास्ट ईयर फेडरल बोर्ड में, उनके हमारे सोल्यूशन पेपर भी होते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि यार आंसर कैसे लिखते हैं। आपका जो एग्जामिनर होता है वो होता है कंजूस, वो आपको मार्क्स नहीं देता, वो हर जगह पे ढूंढता है कि यार मैं इधर मार्क्स काटूं, इधर मार्क्स काटूं। तो आंसर कैसे लिखे कि आपके मार्क्स कटे नहीं,
उसके लिए हमारी यहाँ पे बैच पड़ी हुई है, हम आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देते हैं और हमारी ये है ना पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी है। तो 800 रुपए में एक सब्जेक्ट, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 3000 रुपए 7 सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप है ना इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लें और हम आपको ऐड कर लेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि भाई फेडरल बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि आपके एग्जामिनर मार्क्स ना काटे। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, जिसमें हम आपको गेस्ट पेपर 4 के 4 देने वाले हैं, जिससे हमारे सवाल लगते हैं और मैंने आपको प्रूफ दिखाया उसका, और साथ में उनके जवाब कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सके, ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स काटे ना और उसको वो मजबूरन हो कि यार मैं अब इस बच्चे को मार्क्स दे ही देता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो सबसे पहला सवाल है सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी ऐसी ब्रांच है, कौन सी फील्ड है, किस चीज के ऊपर बात होती है? और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ऑप्शंस को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये देखो इनऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको तो कट ही ये लिखेंगे, रेड से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है यार कि इनऑर्गेनिक है और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक। इसको इनऑर्गेनिक को पढ़ के आप डायरेक्टली कट आउट कर लें। फिर ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड द रिएक्शन। यस, ये सही है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें आपके ना कार्बन के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्केन्स, एल्कीन, सब में कार्बन होता है, तो कार्बन वाली है। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरे एमसीक्यू में। दूसरे एमसीक्यू में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो देखें, अगर आपको याद है तो इसका आंसर है ना, अगर आपको याद है तो वो होगा डी, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन कैसे हुआ, सिंपल है। देखें, हम पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोला हमने और ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जैसे ही आप है ना नीचे जाते हैं रोज से, मतलब अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ही आप नीचे जाते हैं, ठीक है, मतलब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन गए, क्या हो रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो शेल्स भी बढ़ रही हैं। जो पहला वाला है यहाँ पे हमारी जो पहली हाइड्रोजन, इसमें तो सिर्फ एक ही शेल है। दूसरे में आप जाएं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके पास 2 शेल्स हैं। क्लोरीन में जाए 3 शेल्स, ब्रोमीन में जाए 4 शेल्स। क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास ऑप्शंस में ब्रोमीन आंसर है। क्यों? अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे पहला है फ्लोरीन, फ्लोरीन किधर है, ऊपर सबसे छोटा। फिर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किधर है, फ्लोरीन के बराबर में, तो मसला नहीं, दोनों को इग्नोर कर लेते हैं। वो बचा क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है। ब्रोमीन क्योंकि ज्यादा नीचे है उसकी वजह से ब्रोमीन ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ब्रोमीन होगा। जाते हैं हम अगले सवाल पे, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड हमें है ना ढूंढना है। अब कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है, इसमें से है ना हम देखेंगे आपके एक एक करके। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, MgO। ठीक है, MgO क्या है, Mg आपका है ना क्या है, सेकंड ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप 2। और ऑक्सीजन कौन सा आपका, 6 ग्रुप में। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, आयोनिक गैस। ठीक है, क्योंकि ये आयोनिक बनाते, कोवलेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये 7 में और 6 में, आखिरी वाली। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें है ना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती, डोनेशन होती है। तो ये तो है ना आंसर। फिर आते हैं CaO। CaO और MgO ऑलमोस्ट सेम चीज हो गई यार। Ca भी आपका सेकेंड ग्रुप में, तो ये तो हट गया यहाँ से। ठीक है, ये भी आयोनिक कंपाउंड हो गया। फिर H2O। H2O क्या है, H2O है आपका कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका एक है ना यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम आ गया, और है ना ये लोग शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये O होगा, ये H होगा यहाँ पे। ठीक है, ये शेयर कर रहे होते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्लोरीन। सॉरी, क्लोरीन कह रहा हूँ, उसके नीचे वाला जो है
H2O, ठीक है, इसका आंसर H2 है। और ये KF क्या है, KF वापसी आपका आयोनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमने आंसर ढूंढ लिया H2O, ठीक है। ये जो बाकी सारे हैं ना यहाँ पे MgO CaO, ये क्या है, ये है आपके आयोनिक कंपाउंड्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे बोला हुआ है सजेस्ट द करेक्ट रिएजेंट्स, ठीक है, हमें रिएजेंट्स चाहिए किसके लिए, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में। ये आपने पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है। रिएजेंट्स हमें किसके लिए चाहिए, रिडक्शन किसके लिए, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं, आपके वो वाले कार्बन वाले जिसमें है ना आपके ग्रुप 7 के वो अटैच हो, ठीक है, आपके ग्रुप 7 के एलिमेंट्स अटैच्ड हो, क्लोरीन ये सब। अब इसके लिए कौन से रिएजेंट सही होते हैं, ठीक है, इसका जो आंसर है ना, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आंसर है ना, ये है ना रटने वाली चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए, वो है ZnNHCl, ठीक है, आंसर इसका होगा बी, जिंक और HCl, ठीक है, ये होंगे। क्यों होंगे, एक है ना ट्रिक, बस ये समझे, हैलाइड है ना, हैलाइड कौन से ग्रुप 7 वाले हैं, इसमें हैलाइड आपको कहीं दिख रहा है, नहीं, इसमें हैलाइड दिख रहा है, नहीं, इसमें दिख रहा है, नहीं, डस्ट है, मिट्टी है, मिट्टी कहाँ से आ गई, यहाँ पे देखिए HCl क्या है, हैलाइड है, इसकी वजह से, ठीक है, इसलिए ये एक ट्रिक है ना आप यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। तो इसका आंसर हो गया डी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है H2S, ठीक है, H2S दिया हुआ है और Cl2 दिया हुआ है। हो क्या रहा है, रिएक्शन हो रहा है जिससे क्या बन रही है, 2HCl, ठीक है, और प्लस S, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर आपका जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हम, ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने फॉइल पढ़ा होगा ना जैसे, तो वैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आप गेन कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेते हैं। पॉजिटिव से हमें क्या देखना है यार, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका चार्ज बढ़ रहा है, कौन से ऐसे हैं जिनके है ना इलेक्ट्रॉन्स है ना खोए जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे यार चार्जेस क्या है। तो यहाँ पे देखें H2S है, इसका जो 2 है ये S के ऊपर आ गया और वो क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, S यहाँ पे क्योंकि 1 है, S का जो 1 है वो इधर आ जाएगा और क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे H के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस, और S की क्या चार्ज है, 2 माइनस। फिर उसके बाद ये वाला जो हमारा Cl2 है, Cl2 का चार्ज क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि यार कोई एलिमेंट ही नहीं बनाया हुआ, अपने है ना एलिमेंटल स्टेट पे है, कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट पे है, कंपाउंड नहीं है, तो उसकी वजह से है ना ये इसका चार्ज 0 होगा। फिर यहाँ पे आते हैं 2HCl, तो यहाँ पे H के ऊपर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और Cl के ऊपर माइनस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे सी में चला गया, ठीक है, तो ये हो गया। और S क्या है, S हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखें ऑक्सीडाइज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। H तो हमारा सेम है, देखें H का चार्ज पहले प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब है भाई हाइड्रोजन ने ना कोई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं गेन किए, तो H तो हमें ना हम हटा देते हैं ऑप्शन से, ठीक है, H तो हमारा आंसर है। फिर उसके बाद आया Cl में क्या है यार, Cl में चार्ज उसका पहले 0 था, फिर माइनस हो गया, अब चार्ज उसका कम हुआ है, मतलब 0 से -1 क्या है, अब -1 कब होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तभी वो -1 होगा, तो उसकी वजह से Cl तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है यार, कौन इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है, गेन नहीं कर रहा, इसको मिल रहे हैं, हमें देखना है कि इसके खोए जा रहे हैं। फिर आता है S में यार 2 माइनस था चार्ज और वो क्या हो गया, 0 पे हो गया। अब देखिए 2 माइनस चार्ज था, ठीक है, -2 पे है, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा है, वो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना निकाल देता है, क्या कर लेता है, वो है ना दे देता है किसी और को, -2 यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए क्लोरीन को, तो उसकी वजह से ना क्लोरीन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये है ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, समझे। एक इजी एग्जांपल देते हैं, अगर इसने 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो
सॉरी लूज किए होते, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो ये ट्रू होता। क्यों? क्योंकि -2 था, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज हमने निकाल दिए तो 4 कम हो गए चार्जेस, तो 4 पॉजिटिव गेन कर रहा है। वैसे अगर 3 होते तो ये 1 हो जाता, क्योंकि 3 उसने खो लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज है ना नेगेटिव वो कम हो रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका आंसर है ना हो गया हमारा सी एस। चाहिए, ये हमारा सही आंसर हो गया, SnCl2 वो तो ठीक, ये हमारा हो गया 5। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। Why is the proton number unique to each element and used to arrange elements in the periodic table? ये हमारा चैप्टर 4 से आता है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? प्रोटॉन्स डिटरमिन द मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक तो मास हो गया, नहीं खाली प्रोटॉन्स नहीं होते। फिर उसके बाद और अगर होते भी, ठीक है, मास जो हमारा होता है प्रोटॉन जो एलिमेंट का, ठीक है, वो कैसे आता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबको मिला के, खाली प्रोटॉन तो नहीं है ना, तो उसकी वजह से ये तो गलत हो गया। और अगर सही भी होता, यहाँ पे देखें अरेंजमेंट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे भाई कौन सी अरेंजमेंट हो रही? क्योंकि यहाँ पे कोई अरेंजमेंट हो भी नहीं रही, इसकी वजह से है ना इसको तो है ना हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद ये वाला है हमारा प्रोटॉन्स डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और ये सही आंसर कैसे? क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे आ रहा है? प्रोटॉन्स के नंबर्स की वजह से आ रहा है, और उसकी वजह से ना वो यूनिक होते हैं एंड उनको है ना अरेंज ऐसे नहीं किए जाते पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका आंसर है ना बी। ठीक है, हम बाकी भी देख लेते हैं। प्रोटॉन्स डिटेक्ट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है, अगर आइसोटोप्स हुए तो प्रोटॉन्स तो नहीं बताते, और न्यूट्रॉन से तो कोई अरेंजमेंट रिलेटेड नहीं होती हमारी, इसलिए वो तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन डी प्रोटॉन्स इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, वो तो सही है, लेकिन इससे अरेंजमेंट से तो कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसलिए है ना ये गलत हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। अब आते हैं हम 7वें MCQ पे। ठीक है, 7वें MCQ में क्या है कि प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम मास। हमें है ना अब मास कैलकुलेट करना है, किसकी मास है ना सेम है। तो अब मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? हमने देखा पहले ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं, 1 मोल ऑफ N2O एंड 1 मोल ऑफ CO2। अच्छा, वैसे देखिए हर किसी के एक एक मोल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसका क्या होगा, क्योंकि हर किसी के सेम नंबर ऑफ मोल्स है, तो सिंपल मास क्या होगा? सिंपल है, सिर्फ सम ऑफ देयर MRs होगा। ठीक है, सम ऑफ MRs। MR कैसे कैलकुलेट करें? वो आपको है ना पीरियोडिक टेबल में दिया होता है। ठीक है, आपका जो N2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, N2O में आपके पास 2 नाइट्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, N का क्या होता है 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी जगह 14, तो 2 टाइम्स 14 प्लस 1 टाइम्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है O। ठीक है, 10 नहीं है O। ऑक्सीजन का क्या है 16 MR। इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स 14 क्या होता है 28, 1 टाइम्स 16 मतलब वही 16 हो जाए, 16 प्लस 28 करके क्या आता है हमारे पास 44। तो इसका जो मास है वो समझे 44 ग्राम्स पर मोल है। फिर आते हैं हम CO2 पे। CO2 में यार हमारे पास अब क्या है, एक कार्बन का एटम हो गया और हमने क्या कर लिया उसके साथ ऐड कर लिया 2 MR किसके, ऑक्सीजन की। ठीक है, अब एक कार्बन का एटम, कार्बन हमारे पास कितने हैं, एक है, उसका MR क्या है 12, सो 1 टाइम्स 12 प्लस 2 किसके, ऑक्सीजन के, तो 2 टाइम्स 16, 16 हमने पहले भी लिखा था। अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा 12 प्लस 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16 क्या है 30, उसको ऐड करेंगे 44 आया आंसर। ये तो वही है जो हमने कैलकुलेट किया था, तो इन दोनों के मास सेम है 44 ग्राम पर मोल, तो इसलिए डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ये ए। ठीक है, हमारा आंसर ए हो गया। एक और कैलकुलेशन आपको करके दिखा देते हैं। लेट्स से 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, H2 है। ठीक है, H2 की है एग्जाम्पल करते हैं। इसका क्या है, 2 हाइड्रोजन के हैं एटम्स, एक हाइड्रोजन का MR क्या है 1। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया 2 टाइम्स 1, तो इसका क्या मास हो गया 2 ग्राम पर मोल। फिर आ गया NH3 में क्या है हमारे पास, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो हम 3
हाइड्रोजन के एमआर और नाइट्रोजन का एक एमआर ऐड करेंगे। नाइट्रोजन का क्या है 14, सो 1 टाइम्स 14 प्लस हाइड्रोजन का वापसी 1 हो गया 3 टाइम्स 1। ठीक है, ये एमआर की वैल्यूज मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो है ना हमारा, जो शुरू में हमने पढ़ा था, ये आपको आने चाहिए यहाँ पे। पीरियोडिक टेबल अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, अच्छा इसमें एमआर नहीं लिखे हुए, इसमें एमआर लिखे हुए ना यहाँ पे, ये डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर करें। नाइट्रोजन 14.007 है, 14 ले लें। ठीक है, कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, फ्लोरीन 18 हो गया, हाइड्रोजन का आ गया, हाइड्रोजन ये रहा 1 हो गया। ऐसे यूँ है ना, ये है ना कैलकुलेट हो रही है। सो अब ये 14 + 3 हो गया, एमआर ऐसे यूँ ले रही है, ये आपको याद होनी चाहिए, और ये 17 हो गया। ठीक है, तो अब है ना यहाँ पे हमें पता है कि यार 2 और 17 सेम है। ठीक है, वैसे हमने पहले का कैलकुलेट कर लिया था, किस्मत हमारी लग गई, ये दोनों के 44 है। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 8 है, इसमें ये कह रहा है व्हाट इज द यूजुअल इफेक्ट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, देखिए एक आपका जो है सराउंडिंग्स है, ठीक है, और एक है आपका सिस्टम। ठीक है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सिस्टम होता है वो रिलीज करता है हमारी सराउंडिंग्स में हीट रिलीज होती है। तो हमारी जो सराउंडिंग्स है उसमें गर्मी क्योंकि रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर उसका बढ़ना चाहिए। एंडोथर्मिक में उल्टा होता है, सराउंडिंग से हीट ली जाती है तो तब है ना टेम्परेचर कम होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर अब है ना यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या है आपका, टेम्परेचर डिक्रीजेस। अच्छा नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंडोथर्मिक, तो ये तो नहीं करने वाले। ऑप्शन नंबर बी क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। नहीं, सेम तो नहीं होता, हमने एक्सोथर्मिक में पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ता है। फिर टेम्परेचर इंक्रीजेस, यस ये हमारा सही जवाब है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग्स को हीट की जाती है। यहाँ पे सराउंडिंग्स की बात की जा रही है, सिस्टम की नहीं की जा रही, और एंडोथर्मिक की बात नहीं हो रही, एक्सोथर्मिक की बात हो रही है। बाकी टेम्परेचर बिकम 0, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर बाहर का अगर कम हुआ तो सही है, लेकिन अगर बाहर का ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा मिलेगी, तो वो 0 से ऊपर हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आते हैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यू पे। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, Cl35 जो 75% अबंडेंस में है, और Cl37 जिसकी 25% अबंडेंस है। अब हमें रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट करना है। AR कैलकुलेट करना बहुत, MR कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो देखें, इसका हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है अगर आपको रिवाइज करना हो अपने एग्जाम के लिए। लेकिन देखिए सिंपल क्या है कि आपके पास एक है आपका 35 एटॉमिक मास। ठीक है, वो कितना पड़ा हुआ है 75% में, तो आप उसको 75% से मल्टीप्लाई कर दें। 75% का मतलब क्या होता है 75/100। ठीक है, ये भी हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। फिर आप ऐड करते हो क्या, इतना जितना आपका 37 है। अब 37 हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, वो 25% में पड़ा हुआ है, तो हम इसको 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25% का मतलब 25/100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 टाइम्स 75/100 प्लस 37 टाइम्स 25/100, तो इसका जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं 35.5। ये हमारा फाइनल रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो हमने क्या किया कि अच्छा यहाँ पे हमने पढ़ा Cl35 है और कितना 75% में, तो हमने 35 टाइम्स 75% लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे 37 वाला है, वो कितना है 25% वाला, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने 37 को मल्टीप्लाई कर दिया 25% से। ये करके हमने कैलकुलेशन की, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 35.5। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में 35.5 है, तो हमने इसको टिक कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 35.5। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, एमसीक्यू नंबर 9। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 पे। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 10 में क्या करना है, तो देखें सिंपल है, ये कह रहा है कि कैटालिटिक जो कन्वर्टर्स हैं वो आपके व्हीकल्स में होते हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है। What is the purpose of using catalytic converters in vehicles? ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स की यूज़ करते हैं, तो हमने एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हार्मफुल जो आपकी गैसेस होती हैं उनको है ना ब्रेक डाउन करते हैं और सेफर गैसेस में कर लेते हैं, ताकि है ना हमारे पास एयर पोल्यूशन कम हो जाए, हमारे पास एसिड रेन्स कम हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं आपके कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ठीक है, तो हमें एक अच्छी पॉइंट को ढूंढना है।
तो देखें पहला ऑप्शन क्या है, टू इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स इसलिए डालते हैं ताकि हमारी गैसेस जो है वो हार्मफुल वाली कम हो जाए, तो ये तो ऑप्शन हमारा ए नहीं हो सकता। फिर दूसरा बी ऑप्शन है, टू रिड्यूस हार्मफुल गैसेज इन एग्जॉस्ट, यस ये सही है, हमें हार्मफुल गैसेस कम करनी है, इसलिए इसका आंसर बी है, ये हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर्स में। और आगे की भी ऑप्शन देख लेते हैं, टू मेक कार्स रन फास्टर, नहीं उसके लिए बूस्टर होता है या इंजन बेटर करते हो, ट्रांसमिशन बेटर करते हो, तो ये गलत है। फिर टू ऐड मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू द एयर, नहीं हमें कम करना है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसलिए ये आंसर नहीं है, ठीक है। हमें हार्मफुल गैसेस कम करनी है, इसलिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। एमसीक्यू नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए, विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग्स ड्यू टू द रिएक्शन विथ एसिड रेन, ठीक है। सो इसमें ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड रेन होती है, उसमें मार्बल की बिल्डिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं या फिर करोड होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो एसिड्स होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके बिल्डिंग्स हमारी खराब हो जाती हैं। सो हमारा जो आंसर है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल वाले और एसिड रेन वाले एनवायरमेंटल वाले लेक्चर्स में, जिसकी प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो अब है ना, ये जो कंपाउंड है ये हमारा आंसर है। तो अब देखते हैं, ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आखिरी एमसीक्यू पे, सजेस्ट विच स्टेटमेंट अबाउट सॉल्युबिलिटी इज इनकरेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें से तीन जो चीजें दी गई हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में वो सही है, लेकिन एक चीज गलत कही गई है सॉल्युबिलिटी के बारे में, हमें वो वाली चीज को सिलेक्ट करना है जो गलत चीज है। तो हम है ना ऑप्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ये बात बिल्कुल सही कही गई है, तो इसको तो हम हटा देंगे, हमें गलत चीज को ढूंढना है, ये सही चीज आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये भी सही चीज है, ये भी हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आखिरी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं ये गलत है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है आपकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है हमारा डी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारी सही स्टेटमेंट थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। इससे हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है मॉडल पेपर का। तो उम्मीद है अब आपको सारे के सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। हमने A to Z डिस्कस कर लिया कि यार इनके आंसर्स कैसे, लेकिन आंसर से ज्यादा जरूरी है कि यार इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका क्या है, कैसे सोचना है जब ये सवाल आए, पूरी थिंकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाए हैं। अब आपका जो एग्जाम आएगा उसमें भी आप है ना ऐसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। अब मैं आपको याद दिला दूं कि आप जाके YouTube पे सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे जाएंगे सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे यहाँ पे, और फिर आप जाके यहाँ पे कमेंट करें कि सर पहले क्या निकाले हम, गेस्ट पेपर या फिर फुल बुक रिवीजन। यहाँ पे जाके कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि यार आप असली हो, आप सच्चे इंसान हो, आप है ना मेहनती वो बच्चे हो जो सीरियस हो पढ़ने के लिए, कोई यहूदी साजिश नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जाके कमेंट कर लीजिएगा। और वापसी मैं आपको याद दिला दूं, और साथ में सबसे पहला कमेंट जो मैंने आपको बताया, वहां पे फ्री नोट्स पड़े हुए हैं, टॉपर बच्चों के नोट्स और गेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, ताकि आप भी है ना बच्चों की तरह जिन्होंने वो नोट्स बनाए थे और उनके हमने डाले हुए, ताकि आप भी उनकी तरह है ना 90% मार्क्स ज्यादा ला सको। और अब जो बात आती है सेक्शन बी और सेक्शन सी की, इनके आंसर्स हम यूट्यूब पे नहीं डालते, ये हम कतई तौर पे यूट्यूब पे नहीं डालते इनके आंसर्स। ये आप देख रहे हैं हमारे 300 बच्चे थे जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आए थे। वो कैसे आए थे? क्योंकि हम आपको सिखाते हैं कि यार आंसर कैसे लिखते हैं, यही हमारा सीक्रेट है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चे जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, इसलिए हम ये यूट्यूब पे नहीं डालते। तो अगर आप भी 90% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारी बैच खुली हुई है, आप बैच में आएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, ताकि वो आपके मार्क्स काट ही ना सके, एक जगह नहीं बचेगी जहां पे है ना वो आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। सो आप जाके हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। एक सब्जेक्ट के 800 रुपए, अदरवाइज आप सारे सब्जेक्ट साथ के साथ सब्जेक्ट्स 3000 रुपए में ले सकते हैं। हम आपको 4 गेस्ट पेपर्स देते हैं, एनुअल पेपर और मॉडल पेपर, पास पेपर्स, टॉपर कॉपीज, ये सारी चीजें हम देते हैं विद नोट्स एंड वन शॉट लेक्चर्स, सब कुछ जो हम सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं देते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें और हम आपको ऐड कर लेंगे और आप भी है ना 90% मार्क्स ला सकते हैं अपने पेपर में।